नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं के 10वें अध्याय पर बात कर रहे हैं, मूल निवासियों का विस्थापन। हमने पिछले कई अध्यायों में देखा कि किस तरह से स्पेन, पुर्तगाली और अंग्रेज़ों की आक्रांताओं के कारण कई देशों के मूल निवासी वहाँ से या तो उन्हें भागना पड़ा या फिर युद्ध और महामारियों की चपेट से उनका जीवन बर्बाद हो गया, जिसके लिए ये यूरोपीय देश जिम्मेदार थे। आज हम विस्तार से इस विषय पर चर्चा करेंगे कि मूल निवासियों के विस्थापन की प्रक्रिया कैसी थी और इसके लिए यूरोपीय वर्ल्ड इसके लिए किस हद तक जिम्मेदार था। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका की बात करें, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी या फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के इलाकों की बात करें तो यहाँ पर बसने वाले यूरोपियों के कारण वहाँ की जो मूल जनजाति थी, मूल निवासी थे, उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। दोस्तों, मसलन हम संयुक्त राज्य में ओहियो, मिसिसिपी और सिएटल व कनाडा में सतकाचेन और ऑस्ट्रेलिया में बालगांग और परमात जैसे बहुत सारे जो देसी नाम के जो क्षेत्र थे, वहाँ पर यहाँ पर कब्जे ज़्यादा किए गए। 20वीं सदी के मध्य तक अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में यह बताया जाता था कि किस तरह यूरोपवासियों ने उत्तरी और दक्षिण अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया की खोज की। उनमें यहाँ के मूल बंदिशों पर शायद ही कभी जिक्र होता था, सिवाय यह बताने की कि यूरोपीय लोगों के प्रति उनका रवैया शत्रुतापूर्ण था। पर 1840 के दशक में से ही अमेरिका में मानव विज्ञानियों ने उन पर अध्ययन आरंभ कर दिया था। बहुत समय बाद 1960 के दशक से इन मूल निवासियों को अपने इतिहास को लिखने या बयान करने यानी कि मौखिक इतिहास के लिए प्रेरित किया। आज इन मूल निवासियों द्वारा लिखे गए इतिहास और कथाकृतियों को पढ़ना संभव है। इन देशों में जाने वाले लोग वहाँ के संग्रहालयों में देसी कला की दीर्घाएं तथा आदिवासी जीवन शैली को दिखलाने वाले विशेष संग्रहालय भी देख सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में नया अमेरिकी इंडियन राष्ट्रीय संग्रहालय, न्यू अमेरिकी इंडियन राष्ट्रीय नेशनल म्यूजियम खुद अमेरिकी इंडियनों की देखरेख में बना है। यूरोपीय साम्राज्यवाद के कारण हम देखते हैं कि यूरोप के अलग अलग देश, चाहे वे फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, डच हो, पॉलिश हो, पुर्तगाली हो, पोर्तुगीज़ हो, इन लोगों ने अपने उपनिवेश बनाने शुरू किए और उनके उपनिवेश बनाने की लालसा ने बहुत सारे जो मूल निवासी थे उनके विस्थापन को बढ़ावा दिया। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि सेटलर, जो कि आबाद का शब्द दक्षिण अफ्रीका में डच के लिए, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश के लिए और अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। इन उपनिवेशों की राजभाषा अंग्रेज़ी थी, कनाडा को छोड़कर। कनाडा में अंग्रेज़ी भी एक राजभाषा थी, क्योंकि कनाडा फ्रांस का उपनिवेश था। दोस्तों, नई दुनिया के देशों को यूरोप वासियों द्वारा दिए गए नाम, इन पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, अमेरिका नाम पड़ा पहली बार अमेरिगो वेस्पुस्सी भी कहीं लिखा आता है, यह का यात्रा वृत्तांत छपने के बाद प्रयुक्त किया गया। इन्होंने यह बताया कि जो कोलंबस थे, जिन्हें लग रहा था कि 1492 में उन्होंने भारत को खोज लिया है। जब अमेरिकी वेस्पुस्सी ने यह बताया कि जो कोलंबस ने 1492 में खोजा, वह तो भारत नहीं है, वह कोई नई और दुनिया है, और इसके नाम पर उसका नाम अमेरिका पड़ गया, जिसे आज हम अमेरिका कहते हैं। कनाडा या फिर कनाडा, जो कनाडा से निकला शब्द है, 1535 में खोजी जाक कार्टियर को मिली जानकारी के मुताबिक इरोक्टियस की भाषा में कनाडा का मतलब था गांव, और यह एक विशाल गांव कनाडा कहलाया। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो महान दक्षिणी महासागर में स्थित भूमि के लिए 16वीं सदी में प्रयुक्त नाम
लातिन में दक्षिण को ऑस्ट्रल कहते हैं। न्यूजीलैंड हॉलैंड के तस्मान द्वारा दिया गया नाम, जिसने सबसे पहले 1642 में नीचे जाना है चलो इन टापुओं को देखा था। डच भाषा में समुद्र को जी कहते थे और इसी तरह से न्यूजीलैंड इसका नाम पड़ गया। दोस्तों जियोग्राफिकल डिक्शनरी में इसी तरह की बातें हमें देखने को मिलती हैं। उत्तरी अमेरिका की अगर हम बात करें तो उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप उत्तर ध्रुवीय वृत्त से लेकर कर्क रेखा तक और प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर तक फैला है, जिसकी भांजे को नीचे पटक के मैं आ चुका हूँ फिर से ऊपर, ताकि मैं शांति भरे माहौल में आपको चैप्टर पढ़ के सुना सकूं और आप पूरी ईमानदारी से नोट्स बना सकें। दोस्तों हम यहाँ पर उत्तरी अमेरिका की बात करने वाले हैं। उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप उत्तर ध्रुवीय वृत्त से लेकर कर्क रेखा तक और प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर तक फैला है। पथरीले पहाड़ों की श्रृंखला के पश्चिम में अरिज़ोना और नेवाडा की मरुभूमि है। थोड़ा और पश्चिम में सिएरा नेवाडा पर्वत है। पूर्व में ग्रेट विस्तृत यानी कि मैदानी इलाके और बड़ी झीलें हैं। मिसिसिपी और ओहायो और अप्पालाचियों पर्वतों की घाटियां हैं। दक्षिण दिशा में मैक्सिको है। कनाडा का 40% इलाका जंगलों से ढका है। कई क्षेत्रों में तेल, गैस और खनिज संसाधन पाए जाते हैं, जिनके चलते संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ढेरों बड़े उद्योग हैं। आजकल कनाडा में गेहूं, मकई और फल बड़े पैमाने पर पैदा किए जाते हैं और मत्स्य उद्योग वहाँ का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। खनन उद्योग और बड़े पैमानों की खेती का विकास पिछले 200 सालों में ही यूरोप, अफ्रीका और चीन में अप्रवासियों के हाथों हुआ है। लेकिन यूरोप वासियों की जानकारी में आने से पहले हजारों सालों से उत्तरी अमेरिका में लोग रह रहे थे। जो पुराने लोग, जो मूल लोग रहते हैं, उन्हें नेटिव कहा जाता है। मूल बासिंदा कहा जाता है। इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने मौजूदा निवास स्थान में ही पैदा हुआ था। 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों तक यह पद यूरोपीय लोगों द्वारा अपने उपनिवेशों के बासिंदों के लिए इस्तेमाल होता था। मूल निवासी की बात करें तो उत्तर अमेरिका के सबसे पहले बासिंदे 30,000 साल पहले बेरिंग स्ट्रेट के आर पार फैले भूमि सेतु के रास्ते एशिया से आए और 10,000 साल पहले आखिरी हिमयुग के दौरान बे और दक्षिण की तरफ बढ़े। अमेरिका में मिलने वाली सबसे पुरानी मानवाकृति एक तीर की नोक 11,000 साल पुरानी है। तकरीबन 5,000 साल पहले जब जलवायु में ज़्यादा स्थिरता आई, तब आबादी बढ़नी यहाँ पर शुरू हो गई थी। दोस्तों ये लोग नदी घाटी के साथ साथ बने गांवों में समूह बनाकर रहते थे। वे मछली और मांस खाते थे और सब्जियां तथा मकई उगाते थे। वे अक्सर मांस की तलाश में लंबी यात्राओं पर जाया करते थे। मुख्य रूप से उन्हें बाइसन यानी जंगली भैंसों की तलाश रहती थी, जो घास के मैदानों में घूमते थे। यह 17वीं सदी से आसान हो गया जब इन मूल निवासियों ने घुड़सवारी शुरू कर दी। वे घोड़े स्पेनी आबादकारों से खरीदते थे, लेकिन वे उतने ही जानवर मारते थे जितने कि उन्हें भोजन के लिए ज़रूरत होती थी। दोस्तों यहाँ पर बड़े पैमाने पर खेती करने की कोशिश नहीं की गई, क्योंकि वे अपने इसी तरह के घुमक्कड़ जीवन और पशुओं को मारकर उनसे खाने से संतुष्ट थे। यहाँ पर आपको बेम्पुम बेल्ट का एक चित्र दिख रहा होगा, जो कि सीपियों को आपस में सिलकर बनाए जाने वाली आपको एक चित्र दिख रहा होगा। जब दो कबीलों में कोई समझौता होता था तो इन्हें आदान प्रदान किया जाता था। दोस्तों यूरोपियनों से मुकाबले की बात करें तो नई दुनिया के मूल बासिंदों के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त पद
एब्रोजिन नेटिव पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। लैटिन में एब का मतलब है से और ओरिजिन का शुरुआत है। दोस्तों, एबोरिजिनल एक विश्लेषण जिसे संज्ञा की तरह इस्तेमाल करने की गलती अक्सर की जाती है। अमेरिकन इंडियन और अमेरिनाइड और अमेरिनिडियन उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका तथा कैरिबियन के मूल निवासी। फर्स्ट नेशनल पीपल मूल निवासियों के संगठित समूह जिन्हें कनाडियाई सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त थी। 1886 के इंडियंस एक्ट में बैंड्स पद का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन 1980 के दशक से नेशंस शब्द का प्रयोग शुरू होने लगा। दोस्तों, इंडिजीनियस पीपल की बात करें तो ऐसे लोग जो किसी जगह में हमेशा से रहते आए हों। नेटिव अमेरिकन की बात करें तो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के देसी लोग, यह पद अब बहुत प्रचलित है। और रेड इंडियंस की बात करें तो गेहुए वर्ण के लोग जिनके निवास स्थान को कोलंबस ने गलती से इंडिया समझ लिया था। दोस्तों, विस्कासिन के बिनेबागो कबीले की एक महिला का चित्र हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। 1860 के दशक में इस कबीले के लोग नेब्रास्का स्थानांतरित कर गए थे। मूल निवासियों के नाम ऐसी चीज़ों को दिए गए थे जिनका इन कबीलों से कोई संबंध नहीं था। डाकोटा हवाई जहाज, चिरोकी जीप, पोंटियाक कार और मुहाक बाल कटाई, इस तरह से इनके नामकरण यहाँ पर दिए गए थे। दोस्तों, 17वीं सदी में 2 महीने के कठिन समुद्री अभियान के बाद उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट पर पहुंचे यूरोपीय व्यापारियों को यह देखकर सुकून मिला कि वहां के स्थानीय लोगों का व्यवहार दोस्ताना है और गर्मजोशी से भरा है। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं और पिछले अध्याय में हमने बहुत अच्छे से समझा था कि किस तरह से हमने उनका स्वागत किया था। फिर बाद में आक्रमण होते हैं और फिर धीरे धीरे जो स्पेन के लोग हैं, पुर्तगाली लोग हैं, वहाँ पर कब्जा जमा लेते हैं। यहाँ पर अगर हम कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो 1497 में जॉन कैवाट न्यूफाउंडलैंड पहुँचते हैं और 1507 में अमेरिको डे वेस्पुसी की ट्रेवल्स प्रकाशित होती है और इसी के आधार पर इस क्षेत्र का नाम अमेरिका पड़ता है। 1534 में जैक कार्टियर ने सेंट लॉरेंस नदी के किनारे यात्रा की और मूल बासिंदों से मिला, यानी कि वहाँ के जो नेटिव लोग हैं उनसे मिला। 1607 में ब्रिटिश लोगों ने वर्जीनिया उपनिवेश की खोज की और 1608 में फ्रांसीसियों ने क्यूबेक उपनिवेश की खोज की। 1620 में ब्रिटिश लोगों ने प्लाउमाउथ यानी कि मैसाचुसेट्स में की खोज की। यहाँ पर पारस्परिक धारणाओं की अगर हम बात करें तो 18वीं सदी में पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर ही करते थे। उन्हें अमेरिका के मूल निवासी असभ्य प्रतीत हुए। फ्रांसीसी दर्शनशास्त्री जैक रूसो जैसे कुछ यूरोपियों के लिए ऐसे लोग तारीफ के काबिल थे क्योंकि वे सभ्यता की विकृतियों से अछूते थे। इसके लिए एक प्रचलित पद था उदांत उत्तम जंगली। एक दूसरा नज़रिया अंग्रेजी के कवि विलियम वर्ड्सवर्थ की कुछ पंक्तियों में मिलता है। वर्ड्सवर्थ और रूसो में से कोई भी किसी अमेरिकी मूल निवासी से नहीं मिला था, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने उनका वर्णन करते हुए कहा कि वे जंगलों में रहते हैं जहां कल्पना शक्ति के पास उन्हें भाव संपन्न करने, उन्हें ऊंचा उठाने या परिष्कृत करने के अवसर बहुत कम हैं। जिसका मतलब यह है कि प्रकृति के निकट रहने वालों की कल्पना शक्ति और भावना अत्यंत सीमित होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के तीसरे प्रेसिडेंट और वर्ड्सवर्थ के समकालीन थॉमस जेफरसन ने मूल निवासियों के बारे में ऐसे शब्द कहे हैं जिन पर आज के समय में कड़ा विरोध जाहिर किया जाता है। उन्होंने कहा था, यह अभागी नस्ल जिसे सभ्य बनाने के लिए हमने इतनी जहमत उठाई, हमने अपने उन्मूलन का औचित्य सिद्ध करती है। इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। दोस्तों, यहाँ पर यह दिलचस्प है कि एक दूसरे लेखक वाशिंगटन इरविन जो वर्ड्सवर्थ से खासे छोटे थे और जो मूल निवासियों से सचमुच मिले थे, उनका वर्णन बिल्कुल भिन्न किया। उन्होंने बिल्कुल
भिन्न वर्णन किया था। उन्होंने लिखा था, जिन इंडियंस की असली ज़िंदगी को देखने का मौका मुझे मिला, वे कविताओं में वर्णित अनेक रूपों से काफ़ी भिन्न हैं। यह सच है कि गोरे लोगों, जिनकी नीयत पर वे भरोसा नहीं करते और जिनकी भाषा भी नहीं समझते, की संगत में रहने पर वे काफ़ी कम बोलते हैं। पर परिस्थितियाँ वैसी ही हों तो गोरा आदमी भी उन्हीं की तरह अल्पभाषी हो जाता है। ये इंडियंस जब अपनों के बीच होते हैं तो वे नकल उतारने में उस्ताद साबित होते हैं और गोरों की नकल उतार कर अपना खूब मनोरंजन करते हैं। वही गोरे जो समझते हैं कि इंडियंस को वे कभी अपनी भव्यता और गरिमा के प्रति गहरे आदर भाव से ओतप्रोत कर चुके हैं। गोरे लोग गरीब इंडियंस के साथ ऐसे पेश आते हैं, मैं इसका साक्षी हूँ, मानो उनमें और जानवरों में बहुत कम फर्क हो। दोस्तों, मूल बाशिंदों यूरोपीय लोगों के साथ जिन चीज़ों का आदान प्रदान करते थे, वे उनके लिए दोस्ती में दिए गए उपहार थे। दूसरी ओर अमीरी का सपना देखने वाले यूरोपीय लोगों के लिए मछली और रोएदार खाल माल थे, जिन्हें उन्हें मुनाफा कमाने के लिए यूरोप में बेचना था। इन बेची जाने वाली चीज़ों के दाम पूर्ति के आधार पर साल दर साल बदलते रहते थे। मूल निवासी इसे साफ नहीं से मूल निवासी इस समझ नहीं सकते थे। उन्हें सुदूर यूरोप में स्थित बाजार का जरा भी बोध नहीं था। उनके लिए तो यह सब पहेली की तरह था कि यूरोपीय व्यापारी उनकी चीज़ों के बदले में कभी तो बहुत सारा सामान देते थे और कभी बहुत कम। वे यूरोपीय लोगों के लालच को देखकर भी दुखी होते थे। मूल निवासियों की कई लोक गाथाओं में यूरोपीय जनों का मजाक उड़ाया गया था और उनका वर्णन लालची और धूर्त के रूप में किया गया था। लेकिन चूंकि वे काल्पनिक कथाओं की शक्ल में थी, इसलिए यूरोपीय लोग उनके सही संदर्भ को काफ़ी बाद में जाकर समझ पाए। दोस्तों, 17वीं सदी से यूरोपीय लोगों के कुछ समूह ईसाइयत के भिन्न संप्रदाय से ताल्लुक़ रखने की वजह से उत्पीड़न के शिकार थे। उनमें से बहुतेरों ने यूरोप छोड़ दिया और नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए अमेरिका चले गए। जब तक वहाँ खाली ज़मीनें थी, कोई समस्या नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे वे और अंतर मूल निवासियों के गांवों की ओर बढ़े और उन्होंने जंगलों की सफाई के लिए अपने लोहे के औजारों का इस्तेमाल किया ताकि खेती की जा सके। मूल निवासी और यूरोपीय लोग जब जंगल को देखते तो उनकी निगाह में अलग अलग चीज़ें आती। मूल निवासी ने उन रास्तों की पहचान की जो यूरोपीय लोगों के लिए अदृश्य थे। यूरोपीय लोगों की कल्पना में कटे हुए जंगल की जगह मक्के के खेत उभरते थे। जेफरसन का सपना एक ऐसे देश का था जो छोटे छोटे खेतों वाले यूरोपीय लोगों से आबाद था। मूल निवासी जो अपनी ज़रूरतों के लिए फसल उगाते न बिक्री और मुनाफे के लिए, और जो ज़मीन का मालिक बनने को गलत मानते थे, इस बात को नहीं समझ सकते थे। यही चीज़ उन्हें जेफरसन की निगाह में असभ्य बनाती थी। अभी हम यहाँ पर कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो कनाडा में 701 में क्यूबेक के मूल निवासियों के साथ फ्रांसीसियों का समझौता होता है। 1763 में क्यूबेक पर ब्रिटिशों की विजय होती है। 1774 में क्यूबेक एक्ट आता है और 1791 में कनाडा का संवैधानिक एक्ट आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए की बात करें तो 1781 में ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी और 1783 में ब्रिटिश लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका को मध्य पश्चिम सौंप दिया। यहाँ पर आप कनाडा का मानचित्र देख सकते हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कनाडा। यहाँ पर आपको दोस्तों जो इधर ऑरेंज टाइप कलर में दिख रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है 1783 का, और हरे कलर का जो है वो लिथुआनिया है 1803 में फ्रांस से ख़रीदा गया, और जो टेक्सास जिसमें लिखा हुआ है ये 1818 से 1842 में ग्रेट ब्रिटेन द्वारा दी गई 1819 में स्पेन द्वारा खरीदी गई ये
उताह क्षेत्र और न्यू मैक्सिको क्षेत्र आप देख सकते हैं। 1845 पर हड़पी गई ज़मीन आप यहाँ पर ये टेक्सास वगैरह देख सकते हैं। और 1846 में ग्रेट ब्रिटेन से संधि के द्वारा मिली गई ज़मीन आप यहाँ पर ऑरेगन देश यहाँ ऊपर साइड में देख सकते हैं। और गैट्सलैंड द्वारा 1857 में खरीदी गई ज़मीन आप यहाँ पर न्यू मैक्सिको के जस्ट नीचे और मैक्सिको के ऊपर ये यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, रूस द्वारा 1867 में अलास्का अमेरिका को बेच दिया गया था। वहाँ पर सीवर्ट्स फॉली नाम के एक विदेश मंत्री थे। उन्होंने रूस से ख़रीदा था और शुरुआत में माना जाता था कि ये बहुत बड़ी भूल है अमेरिका की, लेकिन अब पता चलता है कि जो अलास्का है वो खनिज भंडारों का एक बहुत अच्छा केंद्र है। हम यहाँ पर बात करें और अन्य समय की, तो कनाडा में 1837 में फ्रांसीसी कनाडाई विद्रोह होता है। 1840 में उच्चतर और निम्नतर कनाडा की कैनेडियन यूनियन बनती है। 1859 में कनाडा गोल्ड रश होता है और 1867 में कनाडा महासंघ बनता है। 1869 से 85 के दौरान कनाडा में मेटिसो द्वारा रेड रिवर विद्रोह होता है और 1876 में कनाडा इंडियंस एक्ट बनता है। 1885 में पार महाद्वीपीय रेलवे के जरिए पूर्वी और पश्चिमी तटों का जुड़ाव होता है। अमेरिका की बात करें तो 1803 में फ्रांस से लुइसियाना की खरीद होती है। 1825 से 58 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवास आरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाए गए और 1832 में जस्टिस मार्शल का फैसला होता है और 1849 में अमेरिकी गोल्ड रश होता है और 1861-65 में अमेरिकी गृह युद्ध होता है। 1865 से 90 के दौरान अमेरिकी इंडियन युद्ध होता है। 1870 में पार महाद्वीपीय रेलवे और 1890 में अमेरिका में जंगली भैंसों का प्रायः उन्मूलन हो जाता है। 1892 में अमेरिकी फ्रंटियर का अंत हो जाता है। 19वीं शताब्दी में अमेरिका के भूदृश्य में ज़बरदस्त बदलाव देखने को मिलते हैं। ज़मीन के प्रति यूरोपीय लोगों का रवैया मूल निवासियों से अलग था। ब्रिटेन और फ्रांस से आए कुछ प्रवासी ऐसे थे जो छोटे बेटे होने के कारण पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे और इसी वजह से अमेरिका में ज़मीन के मालिक बनना चाहते थे। बाद में जर्मनी, स्वीडन और इटली जैसे मुल्कों से ऐसे अप्रवासी उमड़ पड़े जिनकी ज़मीनें बड़े किसानों के हाथ चली गई थी और वे ऐसी ज़मीन चाहते थे जिसे वे अपना कह सकें। पोलैंड से आए लोगों को प्रेयरी चारागाहों में काम करना अच्छा लगता था, जो उन्हें अपने घरों के स्टेपीज़ यानी कि घास के मैदानों की याद दिलाते थे और यहाँ बहुत कम कीमत पर बड़ी संपत्तियाँ खरीद पाना उन्हें बहुत रास आ रहा था। उन्होंने ज़मीन की सफाई की और खेती का विकास किया। उन्होंने ऐसी फसलें जैसे धान और कपास उगाई जो यूरोप में नहीं उगाई जा सकती थी और इसलिए वहाँ उन्हें ऊंचे मुनाफे पर बेचा जा सकता था। अपने विस्तृत खेतों को जंगली जानवरों, भेड़ियों और पहाड़ी शेरों से बचाने के लिए उन्होंने शिकार के ज़रिए उनका सफाया कर दिया। 1873 में कटीले तारों की खोज के बाद ही वे अपने को पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर पाए। दोस्तों, कोलोराडो का एक फॉर्म आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से ये नज़ारा है। घर के बाहर काम करने के लिहाज से दक्षिणी इलाके की जलवायु यूरोपीय जनों के लिए काफ़ी गर्म थी और दक्षिण अमेरिकी उपनिवेशों का यह अनुभव रहा था कि दास बनाए गए मूल निवासी बहुत बड़ी संख्या में मौत के शिकार हुए थे। इसलिए बागान मालिकों ने अफ्रीका से दास खरीदे। दास प्रथा विरोधी समूहों के विरोध के चलते दासों के व्यापार पर तो रोक लग गई, लेकिन जो अफ्रीकी संयुक्त राज्य अमेरिका में थे वे और उनके बच्चे दास ही बने रहे। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्यों ने जहां अर्थतंत्र बागानों पर और इसलिए दास प्रथा पर टिका हुआ नहीं था।
दास प्रथा को खत्म करने के पक्ष में दलीलें दी और उसे एक अमानवीय प्रथा बतलाया। 1861 से 65 में दास प्रथा को जारी रखने वाले और उसके खात्मे वालों की वकालत करने वाले राज्यों के बीच युद्ध हुआ। दासता विरोधियों की जीत हुई और दास प्रथा खत्म कर दी गई। हालांकि अफ्रीकी मूल के अमेरिकियों को नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए अपने संघर्ष में विजय 20वीं सदी में आकर ही मिल पाई और तभी स्कूल तथा ट्रेन बसों में उन्हें अलग रखने की व्यवस्था समाप्त हुई। कनाडाई सरकार के सामने एक समस्या थी कि जो लंबे समय तक हल नहीं हो पाई थी और जो मूल निवासियों के सवाल के मुकाबले ज़्यादा ज़रूरी प्रतीत होती थी। 1763 में ब्रिटिश लोगों ने लगातार फ्रांस के साथ हुई लड़ाई में कनाडा को जीता था। वह फ्रांसीसी आबाद का लगातार स्वायत्त राजनीतिक दर्जे की मांग कर रहे थे। 1867 में कनाडा को स्वायत्त राज्यों के एक महासंघ के रूप में संगठित करके ही इस समस्या का हल निकल पाया। दोस्तों, यहाँ पर अपनी ज़मीन से मूल बंदिशों की बेदखली की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी बस्तियों का विस्तार किया, ज़मीन की बिक्री के लिए समझौते पर दस्तखत कराने के मूल निवासियों को वहाँ से हटने के लिए प्रेरित या बाध्य किया गया। उन्हें दी गई कीमत बहुत कम थी और इसके भी उदाहरण मिलते हैं कि अमेरिकियों यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले यूरोपीय लोगों के लिए प्रयुक्त पद ने धोखे से उनसे ज़मीन ले ली या पैसा देने के मामले में वादा खिलाफी की। उच्च अधिकारियों की मूल बंदिशों की बेअदली को गलत नहीं मानते थे। यह जॉर्जिया के एक प्रकरण में देखा जा सकता है। जॉर्जिया संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है। यहाँ के अधिकारियों की दलील थी कि चिरोकी कबीला राज्य के कानूनों से शासित तो होता है, लेकिन वे नागरिक अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते। दोस्तों, यहाँ पर 1832 में संयुक्त राज्य के मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि चिरोकी कबीला एक विशेष समुदाय है और उसके स्वामित्व अधिकार वाले इलाकों में जॉर्जिया का कानून लागू नहीं होता और वे कुछ मामलों में संप्रभुता संपन्न है। संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन, जिनकी छवि आर्थिक और राजनीतिक पक्षपात के खिलाफ लड़ने की थी, इंडियंस का मामला आने पर वह बिल्कुल उलट गए। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश की इस बात को मान रखने से इनकार कर दिया और चिरोकियों को अपनी ज़मीन से हाँक कर विस्तृत अमेरिकी मरुभूमि की ओर खदेड़ने के लिए अमेरिकी फ़ौज भेज दी। जिन 15,000 लोगों को वहाँ से हटने पर मजबूर किया गया, उनमें से एक चौथाई अपने आंसुओं की राह यानी कि टर्ल्स ऑफ टी के सफ़र में ही मर खप गए। इनकी इस दशा पर एक फ्रांसीसी आगंतुक यानी कि एक यात्री ने लिखा था, आदिम जानवरों के साथ साथ आदिम मनुष्य भी लुप्त हो जाएंगे। यहाँ पर हम आंकड़ों की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 1820 में मूल निवासी 6 लाख थे और गोरे 90 लाख थे। मिले जुले यूरोपीय 1 लाख और काले 19 लाख थे। कुल 1 करोड़ 16 लाख यहाँ जनसंख्या थी। स्पेनी अमेरिका की बात करें 1800 में 75 लाख थे और स्पेनी अमेरिका के यहाँ पर दक्षिण अमेरिका की बात हो रही है, 75 लाख थे। गोरे 33 लाख थे और मिले जुले यूरोपीय 53 लाख थे और काले 8 लाख थे। कुल मिलाकर 1 करोड़ 69 लाख लोग थे। इसी बीच मूल निवासी पश्चिम की ओर धकेल दिए गए। उन्हें स्थायी तौर पर अपनी ज़मीन दे दी गई और लेकिन अक्सर उन्हें वहाँ पर से भी बेदखल होना पड़ता था। जैसे जैसे पता चलता कि यहाँ पर कोई खनिज मिल गया है तो उन्हें जानवरों की तरह वहाँ से हटा दिया जाता था और ये ज़मीन ऐसी ज़मीन होती थी जहाँ पर उनसे कोई रिश्ता नहीं होता था। संयुक्त राज्य की फ़ौज ने 1865 से 1890 के बीच विद्रोहियों की एक पूरी श्रृंखला का दमन किया था और कनाडा में 1869 से 85 के बीच
मैटिसो यूरोपीय मूल के निवासियों के वंशजों के सशस्त्र विद्रोह हुए, लेकिन इन लड़ाइयों के बाद उन्हें हार माननी पड़ी। दोस्तों, मानव शास्त्र यह महत्वपूर्ण है कि इसी समय 1840 के दशक में उत्तर अमेरिका में मानव शास्त्र विषय, जो कि फ्रांस में विकसित हुआ था, की शुरुआत हुई। यह शुरुआत स्थानीय आदिम समुदायों और यूरोप के सभ्य समुदायों के बीच के अंतर के अध्ययन के लिए हुई थी। कुछ मानव शास्त्रियों ने यह स्थापित किया कि जिस तरह यूरोप में आदिम लोग नहीं पाए जाते, उसी तरह अमेरिकी मूल निवासी भी समाप्त हो जाएंगे। यहाँ पर अलग अलग तरीके से हम यहाँ पर बात करेंगे। मूल निवासियों का घर, यहाँ पर 1862 के दौरान का ये चित्र है। इस तरह से वे घर बनाकर रहते थे। गोल्डन रश और उद्योगों की वृद्धि की अगर हम बात करें, तो यदि यह उम्मीद हमेशा से की जाती थी कि उत्तर अमेरिका में धरती के नीचे सोना है, 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कैलिफोर्निया में सोने के कुछ चिन्ह मिले। इसने गोल्डन रश को जन्म दिया। यह आपाधापी का नाम है, जिसमें हजारों की संख्या में आतुर यूरोपीय लोग चुटकियों में अपनी तकदीर सवार लेने की उम्मीद से अमेरिका पहुंचे। इसके चलते पूरे महाद्वीप में रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ, जिसके चलते हजारों चीनी श्रमिकों की नियुक्ति हुई और संयुक्त राज्य अमेरिका रेलवे का काम 1870 में पूरा हुआ। कनाडा की रेलवे का 1885 में एंड्रयू कार्नेगी, जो स्कॉटलैंड से आया हुआ एक गरीब अप्रवासी और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पहले करोड़पति उद्योग स्वामियों में से एक था, उसने कहा, पुराने राष्ट्र घोंगे की चाल से सरकते हैं, नया गणराज्य किसी एक्सप्रेस की गति से दौड़ रहा है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के एक खास समय में होने के पीछे एक कारण यह भी था कि छोटे खेतिहर किसानों के हाथ अपनी ज़मीन से वंचित होकर कारखाने की नौकरी की ओर मुड़ रहे थे। उत्तर अमेरिका में उद्योग अलग अलग तरह के कारणों से विकसित हुए। रेलवे के साथ सामान बनाने के लिए, ताकि दूर दूर की जगहों को तीव्र परिवहन के द्वारा जोड़ा जा सके, और ऐसे यंत्रों का उत्पादन करने के लिए जिनसे बड़े पैमाने की खेती को आसान बनाया जा सके। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा दोनों जगहों पर औद्योगिक नगरों का विकास हुआ और कारखानों की संख्या तेजी से बढ़ी। 1860 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का अर्थतंत्र अविकसित था। दोस्तों, यहाँ पर 1890 में वह दुनिया की अग्रणी औद्योगिक शक्ति बन चुका था। बड़े पैमाने पर खेती का भी विस्तार हुआ। बड़े बड़े इलाके साफ किए गए और खेतों के रूप में उनके टुकड़े किए गए। 1890 तक आते आते जंगली भैंसों का लगभग पूरी तरह उन्मूलन किया जा चुका था, और इस तरह शिकार वाली वह दिनचर्या भी समाप्त हुई, जिसे मूल बासिंदों सदियों से जीते आ रहे थे। और अब 1892 में संयुक्त राज्य अमेरिका का महाद्वीपीय विस्तार पूरा हो चुका था। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच का क्षेत्र राज्यों में विभाजित किया जा चुका था। अब कोई फ्रंटियर नहीं रहा, जो कई दशकों तक यूरोपीय आबादकारों को पश्चिम की ओर खींचता रहा था। कुछ ही वर्षों के भीतर संयुक्त राज्य अमेरिका हवाई और फिलीपींस में अपने उपनिवेश बसा रहा था। वह एक साम्राज्यवादी शक्ति बन चुका था। यहाँ पर अप्रवासियों का स्वागत करते हुए दिखाया गया है अमेरिका को। ये जो महिला जो कपड़े पहनी हुई अमेरिका का झंडा है, और ये अमेरिका का प्रतीक है। और ये जो लोग आए हैं, ये अप्रवासी हैं, और पीछे समुद्र देखकर आप और समझ सकते हैं। दूसरे चित्र में आपको प्रेयरी का एक पशु फार्म दिखेगा, जो गरीब यूरोपीय अप्रवासी का सपना होता था।
दोस्तों, संवैधानिक अधिकार की बात करें तो आबादकारों ने 1770 के दशक में आज़ादी के अपने संघर्ष में लोकतांत्रिक भावना के जिस नारे के तहत एकजुटता बनाई थी, वही पुरानी दुनिया की राजशाही और अभिजात तंत्र के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका की पहचान बनी। उनके लिए भी अहम था कि उनके संविधान में व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार को शामिल किया गया, जिसे रद्द करने की छूट राज्य को नहीं थी। लेकिन लोकतांत्रिक अधिकार यानी कि राष्ट्रपति और कांग्रेस के प्रतिनिधियों के चुनाव में वोट देने का अधिकार और संपत्ति का अधिकार दोनों सिर्फ गोरे लोगों के लिए थे। एक कठिनाई मूल निवासी डैनियल पॉल ने 2000 में इस ओर ध्यान खींचा कि अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम और फ्रांसीसी क्रांति के समय लोकतंत्र के पक्ष में आवाज़ बुलंद करने वाले थॉमस पाइन ने समाज का संगठन करने के लिए इंडियंस का इस्तेमाल एक मॉडल के तौर पर किया था। इसके आधार पर उसने दलील दी कि अमेरिकी मूल निवासियों ने मिसाल बनकर यूरोपीय लोगों के लंबे लोकतंत्र उन्मुखी आंदोलन के बीज बोए थे। दोस्तों, यहाँ पर महान जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 इनका जीवन काल रहा, न अमेरिकी फ्रंटियर को आखिरी सकारात्मक पूंजीवादी यूटोपिया के रूप में देखा है। सीमाहीन प्रकृति और स्थान जिसके अनुरूप अपने को ढालती है मुनाफे की सीमाहीन चाहत। यहाँ पर धीरे धीरे बदलाव आता है और लोग अधिकारों की बात यहाँ पर करने लगते हैं। 1950 और 60 के दशक में भी हम देखते हैं कि कनाडा की सरकारों ने मूल बासिंदों के लिए किए गए विशेष प्रावधान को खत्म करने पर इस उम्मीद से विचार किया कि वे इसमें मुख्य धारा में शामिल होंगे, अर्थात वे यूरोपीय संस्कृति को अपनाएंगे। 1954 में अनेक मूल निवासियों ने अपने द्वारा तैयार किए गए डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स में इस शर्त के साथ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की नागरिकता स्वीकार की कि उनके रिजर्वेशन वापस नहीं लिए जाएंगे और उनकी परंपराओं में दखल अंदाजी नहीं की जाएगी। और इस तरह से 1969 में अमेरिकी सरकार यहाँ घोषणा करती है कि वह आदिवासी अधिकारों को मान्यता नहीं देगी। मूल निवासियों ने सुसंगठित तरीके से इसका विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन और वाद विवाद की एक पूरी श्रृंखला आयोजित की। 1982 में एक संवैधानिक धारा के तहत मूल निवासियों के मौजूदा आदिवासी अधिकारों और समझौता आधारित अधिकारों को स्वीकृत मिलने तक यह सवाल हल नहीं हो पाया और आखिरकार उन्हें बाद में दिया गया। ऐसी दावेदारी उन्हें मिली। दोस्तों, ब्रिटिश राज्य के अधीन भारतीय मनमाने ढंग से इन पर कर लगाए गए, उन्हें बराबर नहीं माना गया। तर्क यह दिया गया कि अभी प्रतिनिधित्व की सरकार की जिम्मेदारी के लिए वे तैयार नहीं हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी, इन्हें नागरिक के रूप में नहीं देखा गया, असमान माना गया। तर्क यह दिया गया कि ये पिछड़े हुए हैं और आदि मानव हैं जिनकी कोई स्थानबद्ध कृषि नहीं थी, भविष्य के बारे में न ज़्यादा सोचते थे, न बचत करते थे, न उनके पास कोई शहर था। अमेरिका और अफ्रीकी मूल के दास के विषय में व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित बराबर नहीं माना गया। तर्क दिया गया कि दास प्रथा उनकी अपनी सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा है। काले लोग निकृष्ट हैं। हमने यहाँ पर अमेरिका की बात की, उत्तर और दक्षिण अमेरिका की, खासतौर पर कनाडा और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की। अब हम यहाँ पर से ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उत्तरी और दक्षिण अमेरिका की तरह ही ऑस्ट्रेलिया में भी मानव निवास का इतिहास लंबा है। शुरुआती मनुष्य आदि मानव, जिन्हें एबोरिजिनीज कहते हैं, यह कई भिन्न भिन्न समाजों के लिए उपयुक्त एक सामान्य नाम है। ऑस्ट्रेलिया में 40,000 साल पहले आने शुरू हुए। संभवतः उससे भी पहले वे ऑस्ट्रेलिया के साथ एक सेतु से जुड़े हुए न्यू गिनी से आए थे और मूल निवासियों की अपनी परंपराओं के हिसाब से वे ऑस्ट्रेलिया आए नहीं थे, बल्कि हमेशा से यहीं थे। बीती सदियां स्वप्नकाल कही जाती थी। इस कथन को समझना यूरोपीय लोगों के लिए मुश्किल था, क्योंकि इसमें अतीत और वर्तमान का अंतर धुंधला हो जाता था। 18वीं सदी के आखिरी दौर में ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासियों के 300 से 350 से 750 तक समुदाय। हर समुदाय की अपनी भाषा थी और इनमें से
200 भाषाएं आज भी बोली जाती हैं। देसी लोगों का एक और विशाल समूह उत्तर में रहता था। इसे टॉरस स्ट्रेट टापुवासी कहते हैं। एब्रोजीनी शब्द इसके लिए इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि यह माना जाता है कि वे कहीं और से आए हैं और एक अलग नस्ल के हैं। 2005 में कुल मिलाकर वे ऑस्ट्रेलिया की आबादी का 2.4% हिस्सा थे। ऑस्ट्रेलिया की आबादी बहुत छितराई हुई है और आज भी वहाँ के ज़्यादातर शहर समुद्र तट के साथ बसे हैं। जहाँ 1770 में ब्रिटिश लोग पहली बार पहुँचे थे, क्योंकि बीच का इलाका शुष्क मरुभूमि है। यूरोपियों का ऑस्ट्रेलिया पहुंचना और प्रमुख घटनाक्रमों की देखें तो 1606 में डच यात्रियों ने ऑस्ट्रेलिया को देखा। 1642 में तस्मान इस टापू पर पहुंचा। बाद में टापू का नाम तस्मानिया रखा गया। 1770 में जेम्स कुक बॉटनी खाड़ी पहुंचता है, जिसका नामकरण हुआ न्यू साउथ वेल्स। 1788 में ब्रिटेन के दंडितों की बस्ती बनाई गई और सिडनी की स्थापना यहाँ पर होती है। दोस्तों, यहाँ पर इस मैप को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया भले ही जो क्षेत्रफल में भारत से कई बड़ा है, लेकिन यहाँ की आबादी भारत से बहुत कम है। इसके पीछे कारण ये है कि ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ किनारे किनारे पर ही यहाँ पर बसावट है, क्योंकि बीच में आपको बहुत ज़्यादा रेगिस्तान देखने को मिलता है और रेगिस्तान काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। इसलिए सिर्फ किनारे किनारे पर, जैसे डार्विन हो गया, न्यू साउथ वेल्स, एडिलेड हो गया, मेलबर्न, सिडनी, कैनबरा, पर्थ, लगभग उसके जितने भी प्रसिद्ध शहर है, उसकी राजधानी है और जहाँ पर ज़्यादा समृद्धि है, वो सभी किनारों पर ही आपको बसे हुए देखने को मिलेंगे। इसके बाद तस्मानिया भी एक अलग देश है और यहाँ पर ये आपको दिख जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय आबादकारों, मूल निवासियों और ज़मीन के बीच आपसी रिश्तों का किस्सा उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के किस्सों से कई बिंदुओं पर मिलता जुलता है। हालांकि इसकी शुरुआत 300 साल बाद हुई। मूल निवासियों के दोस्ताना व्यवहार के बारे में उत्साहपूर्ण है, लेकिन जब एक मूल निवासी ने कुक की हत्या कर दी, हवाई में, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, तब ब्रिटिशों का रवैया पूरी तरह उलट गया, जैसा कि प्रायः होता आया है। इस तरह की एक घटना औपनिवेशिक ताकतों द्वारा बाद में दूसरे के खिलाफ किए गए हिंसक व्यवहार का औचित्य साबित करने के लिए इस्तेमाल की गई। इसके बाद बहुत सारी घटनाएं यहाँ पर देखने को मिलती है और आगे की तिथियों पर हम लौटें तो 1850 में ऑस्ट्रेलियाई बस्तियों को स्वशासन का अधिकार मिलता है। 1851 में चीनी कुलीनों का अप्रवास, 1855 में कानून बनाकर इसे रोका गया। 1851 से 1961 में गोल्डन रश होता है और 1901 में 6 राज्यों को लेकर ऑस्ट्रेलियाई संघ का निर्माण होता है। 1911 में कैनबरा राजधानी बनती है। 1948 से 75 के दौरान 20 लाख यूरोपीय लोग ऑस्ट्रेलिया में आकर बसते हैं। दोस्तों, जब राज्यों को मिलाया गया और 1911 में ऑस्ट्रेलिया की एक राजधानी बनाने की योजना चल रही थी, तब उसके लिए बुल विट गोल्ड नाम का सुझाव दिया गया। अंततः उसका नाम कैनबरा रख लिया गया, जो स्थानीय शब्द कैम्बरा से बना है, जिसका अर्थ है सभा स्थल। कुछ मूल निवासी ऐसे सख्त हालात में खेतों में काम करते थे और उनका दास प्रथा से अंतर बहुत कम था। बाद में चीनी आवासियों ने सस्ता श्रम मुहैया कराया, जैसा कि कैलिफोर्निया में हुआ था, लेकिन गैर गोरों पर बढ़ती हुई निर्भरता से जन्मी घबराहट के चलते दोनों देशों की सरकारों ने चीनी आप्रवासियों को प्रतिबंधित कर दिया। 1974 तक लोगों के मन में यह भय भर गया कि दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में गहरी रंगत वाले लोग बड़ी तादाद में ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं और इसलिए गैर गोरों को बाहर रखने के लिए सरकार ने नीति अपनाई। 1968 में एक मानवशास्त्री W.E.H. स्टेनर ने एक व्याख्यान से लोगों में बिजली सी तरंग सी दौड़ गई। व्याख्यान का शीर्षक था द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस, एक महान ऑस्ट्रेलियाई चुप्पी।
इतिहासकारों की मूल निवासियों के बारे में चुप्पी थी। 1970 के दशक में उत्तरी अमेरिका की तरह 1974 में बहुसंस्कृतिवाद ऑस्ट्रेलिया की राजकीय नीति रही है और जिसमें मूल निवासियों की संस्कृतियों और यूरोप तथा एशिया के अप्रवासियों की भांति की संस्कृतियों को समान आदर किया है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई लेखिका जूडिथ राइट ने ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासियों के अधिकारों के लिए जोरदार आवाज़ बुलंद की। उसने गोरों और मूल निवासियों को अलग अलग रखने में होने वाले कई नुकसानों को लेकर अत्यंत प्रभावशाली कविताएं लिखी। विदीर्ण हृदय वाली मेरी बहन कैथी, मैं नहीं जानती कि कागज की चाल पर लिखी तुम्हारे सपनों के समय की हर विषाद में कहानियों के लिए मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूँ। तुम गहरी रंगत वाले उन बच्चों में से एक थी जिनके साथ खेलने की मुझे इजाज़त नहीं थी। नदी तट पर अपना खेमा गाड़ने वाले गलत रंग के लोग, मैं तुम्हें गोरा न बना सकी। इसलिए काफ़ी देर से मैं तुम्हें मिली और काफ़ी देर से शुरुआत हुई जानने की। उन्होंने मुझे नहीं बताया था कि जिस ज़मीन को मैं इतना प्यार करती हूँ वह तुम्हारे ही हाथों से छीनी गई थी। 1970 के दशक से जब संयुक्त राष्ट्र संघ और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की बैठकों में मानवाधिकार शब्द सुनाई पड़ने लगा, ऑस्ट्रेलियाई जनता को यह एहसास हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और न्यूजीलैंड के विपरीत ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय लोगों द्वारा किए गए भूमि अधिग्रहण को औपचारिक बनाने के लिए मूल निवासियों के साथ कोई समझौता पत्र तैयार नहीं किया गया है। सरकार हमेशा से ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन को टेरा न्यूएस कहती आई थी। इसका मतलब था जो किसी की नहीं है। इसके अलावा वह अपने आदिवासी रिश्तेदारों से छीने गए मिश्रित रक्त वाले यानी कि मूल निवासी यूरोपीय बच्चों का एक लंबा और यंत्रणापूर्ण इतिहास भी था। इन सवालों पर खड़े हुए आंदोलन के कारण तहकीकातें शुरू हुई और दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एक, इस बात को मान्यता देना कि मूल निवासियों का ज़मीन के साथ जो कि उनके लिए पवित्र है और मजबूत ऐतिहासिक संबंध रहा है, इसका आदर किया जाना चाहिए। दूसरी, पिछली गलतियों को धोया तो नहीं जा सकता, लेकिन गोरों और रंग बिरंगे लोगों को अलग अलग रखने की कोशिश करके बच्चों के साथ जो अन्याय किया गया है उसके लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी जानी चाहिए। 1974 में गोरे ऑस्ट्रेलिया की नीति का खात्मा होता है और एशियाई अप्रवासियों को प्रवेश की इजाज़त मिलती है। 1992 में ऑस्ट्रेलियाई हाई कोर्ट द्वारा मावो केस में टेरा न्यूलियस की कानूनी अवैधता की घोषणा और 1770 के पहले से ज़मीन पर मूल निवासियों के दावों को मान्यता मिलती है। 1995 में आदिवासी और टॉरस स्ट्रेट टापुवासी बच्चों को उनके परिवारों से अलग किए जाने के मामले में राष्ट्रीय जांच बैठती है। 1999 में 1820 से 1970 के दशक में के बीच हुए गुम हुए बच्चों से माफ़ीनामे के तौर पर राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस नेशनल सॉरी डे 26 मई से मनाया जाता है। इस तरह इस अध्याय को बेहतर तरीके से सुनने और समझने का प्रयास किया गया। धन्यवाद। जय हिंद।